12th का सॉल्यूशंस चैप्टर। ये चैप्टर बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो कि हमारे 2 नंबर और 3 नंबर में आ सकते हैं। प्लस इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे जो एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं क्या है इसके बारे में। सबसे पहले सॉल्यूशंस को समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसकी डेफिनेशन को समझ जाएंगे तो आपके मन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात ये, आपको ये सब चीजें पहले से भी पता है, तो एक तरीके से एक छोटा सा आपके लिए क्विक रिवीजन है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहली बात, 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब ये होता है जब भी आप किसी 2 पार्टिकल को ले रही हैं और वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजेनियस बोलते हैं। हम उन्हें देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा पार्टिकल आपने डाला था। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोलती हूँ चीनी और पानी का सॉल्यूशन। आपने चीनी को पानी में डाला और अब आप उसे थोड़ी देर घोल दोगे, आप देख के नहीं बता सकते हो कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है। इसका मतलब क्या है, वो होमोजेनियस है। होमो मतलब सेम है, एक साथ मिल चुका है। दूसरा मिक्सचर होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस का मतलब ये होता है जिसमें दोनों पार्टिकल्स एग्जैक्टली मिक्स नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया मिट्टी और आपने लिया पानी। जब आप मिट्टी और पानी का सॉल्यूशन बनाएंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जो कि होमोजीनियस है और उसमें प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्म कंडीशंस में मिक्स हो चुके हैं। और दूसरी बात, हम इनको बहुत ही सिंपल फिजिकल मेथड से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या बोला मैंने, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन। शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को हम फिजिकली किसी भी छोटे मोटे मेथड से नहीं हटा सकते, नहीं अलग कर सकते। छोटा और सिंपल या फिजिकल मेथड क्या होता है, फिल्ट्रेशन का मेथड होता है, और जो हम देख के कर देते हैं फिल्टर, वैसे मेथड्स होते हैं जितने भी, वो सब होते हैं सिंपल फिजिकल मेथड। तो हम अगर शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लेंगे और उसे फिल्टर पेपर से छान के ये सोचे कि शुगर ऊपर रह जाए, पानी नीचे चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो जैसे आप समझ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, अब हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में ऐसी कौन से 2 पार्टिकल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं मेनली आपको सॉल्यूशन में 2 ही पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, वन इज सॉल्यूट एंड द अदर वन इज सॉल्वेंट। अब नाम से क्या है, सॉल्यूट मतलब जो स्मॉलर अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट मतलब जो लार्जर अमाउंट में होता है। मतलब कि आपने कोई एक चीज ली है, सपोज पानी लिया है और आप पानी में चीनी डाल रहे हैं, तो जो आपकी चीनी है वो आपके सॉल्यूट का काम कर रही है और पानी क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में है तो इसलिए वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है। आप इसे उल्टा कर सकते हो, आप चीनी का एक डब्बा भर के ले लो और उसमें 2 चम्मच पानी डालो, तो अब की बारी चीनी आपका सॉल्वेंट बन जाएगा और पानी आपका सॉल्यूट बन जाएगा। तो बच्चों इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आगे जितने न्यूमेरिकल आएंगे उसमें ये चीज लगेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है, जो आप इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे, ये तो नीचे वाले देखो तो बहुत ज्यादा आसान है। शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, हम इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें सॉल्यूट होगा मेरा शुगर और वाटर होगा मेरा सॉल्वेंट। अब अगर हम ये क्वेश्चन दूंगे 20% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, सबसे पहली बात, इथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ऐसे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे आपको उनका कम से कम फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ सकता है तो उसमें आपका यूज होगा। तो अगर इससे बोला 20% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कि बहुत सॉल्यूट और बहुत सारे सॉल्वेंट हैं। हमने बोला इसमें 20% क्या प्रेजेंट है, इथेनॉल प्रेजेंट है। तो हम मानते हैं अगर 100% सॉल्यूशन है तो उसमें 20% इथेनॉल है, दैट इज C2H5OH। तो बाकी का बचा 80% क्या होगा, 80% विल बी H2O। कैसे पता लगा 80%? क्योंकि हम मानते हैं टोटल रहा होगा 100% कंपोजिशन, उसमें से 20% को घटा दिया तो आ गया 80% H2O। तो मतलब इस सॉल्यूशन में सिर्फ 20% इथेनॉल है, दैट इज अल्कोहल, एंड बाकी 80% इज वाटर। अब इसमें सॉल्यूट क्या है जो कम अमाउंट में है, दैट इज द सॉल्यूट
और जो ज्यादा अमाउंट में है दैट इज द सॉल्वेंट। मतलब आप सॉल्यूट को लेके आए थे और सॉल्वेंट में घुला दिया और आपने सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है बच्चों, इतनी चीज आपको क्लियर हुई हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आओ बच्चों, अब हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जिससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे बोर्ड्स में न्यूमेरिकल बनते हैं। हमें ये फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनको कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं वो भी आना चाहिए, नहीं तो फिर ये क्वेश्चंस इतने ट्रिकी आते हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी जो कि बोर्ड्स प्लस एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो पहली क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट मतलब मास की बात हो रही एक तरीके से। तो जब आपको इसका परसेंटेज देखने का मतलब क्वेश्चन जैसा है ना वैसा अगर आता है, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट आपको अगर गिवन होगा या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा, कोई भी एक चीज आपको निकालनी होगी, आप निकाल सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। दूसरी बात, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपकी लीटर में है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी लीटर में होना चाहिए। कोई भी एक दो क्वांटिटीज अलग नहीं होनी चाहिए। अगर आप एसआई यूनिट में निकालो तो सब एसआई में निकालो, सीजीएस में निकालो तो सारा सीजीएस में निकालो। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अब समझो वेट बाय वॉल्यूम मतलब वेट पहले है तो मास आएगा सॉल्यूट का, वॉल्यूम बाद में है तो मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा नीचे इनटू 100। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज है, आपने क्लास 9th में भी देखे हुए हैं, 9th 10th में। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, ये भी आपने देखा हुआ है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ एक पार्ट, मतलब होल नहीं है वो, सिर्फ कुछ पार्ट है उसका प्रेजेंट। तो अगर हम बात कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशन में, सपोज दो सॉल्यूट हमने डाले हैं, एक सॉल्यूट ए है एक सॉल्यूट बी है। अगर हम ए सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स उस पूरे सॉल्वेंट में फैले हुए हैं, मुझे उसका नंबर चाहिए, उसका फ्रैक्शन चाहिए कि कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूं तो क्या होता है, सिंबल होता है इसका कुछ इस तरीके से, इस सिंबल को बोलते हैं चाई। चाई ग्रीक वर्ड है चाई, चाई मत बोलना, चाई नहीं है चाई, नहीं तो आप सिंपल एक्स भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे एक सॉल्यूट है मेरा ए और मुझे उसमें निकालना है चाई ए, तो चाई ए की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जिसमें ए मेरा सॉल्यूट है और बी मेरा सॉल्वेंट है। आप एक से ज्यादा सॉल्यूट भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सिंपल फॉर्मूला बोलो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास जो आपको हो सकता है क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन मतलब क्या, आपने लिया C प्लस O2, आपको बनाना है CO2। आपको पता है कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 ग्राम्स, लेकिन आपने सिर्फ उसके 6 ग्राम ही यूज करा अपने इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए। तो मतलब आपने कितने मोल उसके यूज करे, उसके आधे। कैसे निकाला, 6/12। तो 6 क्या हो गया, वो गिवन मास या वो मास जो हमारी रिएक्शन में काम करता है, जो जितना हम मास लेके अपनी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है हम पूरा 12 ग्राम लेके करें, हम 12 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 12 से कम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो गिवन मास इज दैट मास जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। और मॉलिक्यूलर मास, हर मॉलिक्यूल का अपना एक मास होता है। कैसे आता है वो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको आपका मास मिल जाता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। सॉरी, इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं मोलारिटी और मोलालिटी। बच्चों यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप आगे काम भी करने वाले हो। बहुत सारे हम लॉज भी पढ़ेंगे जो कि इनमें से कुछ ना कुछ एक कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी यूज होंगी। पहली है मोलारिटी। मोलारिटी कैपिटल M इसका सिंबल होता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में ही लेना है, अगर ग्राम में है तो पहले आप उसको केजी में कन्वर्ट कर दो या फिर फॉर्मूला में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट
ये करो कि केजी में लो, आंसर आराम से आ जाएगा। मोलैरिटी मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस चीज को और इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना है। क्या कंफ्यूजन होती है? यहाँ पे होती है मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर लीटर में नहीं होगा तो आपको इसको मिलीलीटर में से लीटर में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्शन में आपको बता दूंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हमने यहाँ पर एक चीज देखी। हमने क्या देखा? इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि वॉल्यूम पे कौन सी टर्म डिपेंड करती है? ये वाली। इसमें तो कहीं वॉल्यूम का कोई खेल नहीं है। और सीधा ये वाली। तो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था एक लॉ, मेरे ख्याल से चार्ल्स लॉ था या बॉयल्स लॉ था, कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम अपने आप ऑटोमेटिकली घट जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को घटाते हो तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब आप मोलैलिटी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम की कुछ कंसंट्रेशन की टर्म्स का यूज करेंगे तो आपको टेम्परेचर का बहुत खास ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में इसकी कैसी गिवन कंडीशन है। अगर हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कोई भी और चीज, तो आपको वॉल्यूम के ऊपर खास ध्यान रखना है, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो वॉल्यूम ही नहीं है, मास कभी भी चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ, तो इस वजह से ये एज इट इज सेम रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स भी कभी घटते बढ़ते नहीं है टेम्परेचर के साथ, तो ये भी ऑटोमेटिकली सेम रहेगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूलाज नोट करने हो तो आप एक बार इसे जरूर नोट करें, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हमने अभी देखी बच्चों, जितनी भी थी वो हमारी बेसिक टर्म्स थी, जिसमें कि मोलैरिटी और मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म इंपॉर्टेंट है। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है नॉर्मेलिटी, जो कि आपके आईआईटी और जेईई वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको निकालने के लिए कुछ थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जानने की जरूरत है कि व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। फॉर्मूले की बात करूं तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, जिसमें एक्स क्या है? हमारा है वैलेंसी फैक्टर। अब इसको निकालने के लिए हम तरीके समझने वाले हैं कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अगर हमें एसिड में वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? बच्चों, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हाइड्रोजन के कितने आयन टूटने के लिए रेडी हैं। सपोज H2SO4 है, तो यहाँ से कितने आयन्स निकल सकते हैं? कितने निकलेंगे? 2H पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े होंगे ऑक्सीजन के साथ, और हमेशा याद रखना है हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। यहां से निकल गया 2 हाइड्रोजन, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? 2। ऐसी बात करूं H3PO4 की, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से जब ये टूट जाएंगे तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? 3। इसका मतलब इनका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। सिमिलरली लास्ट वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे फोस्फोरस से डायरेक्ट एक हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर ऑक्सीजन से जुड़ा है, फिर ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है सिर्फ वही डिसोसिएट करेगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन, फोस्फोरस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन डिसोसिएट होंगे? सिर्फ 2। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर? जैसा हमने एसिड का किया सेम वही हम बेस का करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है CaOH होल ट्वाइस। यहाँ से कितने OH निकल सकते हैं? 2। तो इसलिए यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। सपोज हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं NaOH। तो NaOH कैसे ब्रेक डाउन होगा? Na प्लस एंड OH माइनस। तो कितने निकले इसके? 1 एटम निकला, तो इसकी वैल्यू कितनी? 1। सिंपल। सिमिलरली लास्ट है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट में क्या कहते हैं? टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। आपको अपने उस सॉल्ट पे चेक करना है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। एक टाइम पे एक ही चीज देखनी है, और अगर मेरी मानो तो हर बार सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को देखो। तो अगर मैं बात कर रही हूँ Na2CO3, तो Na2CO3 ब्रेक डाउन होगा Na2 पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव में। वैसे एक्चुअली में ऐसे नहीं होता है ब्रेक डाउन, Na पॉजिटिव होता है और इसके 2 आयंस निकलते हैं, क्योंकि हमें पता है Na की वैलेंसी 1 होती है। तो कितने x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो इसलिए यहाँ से इसका x की वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 2।
जब हम एक वैलेंसी फैक्टर निकालना सीख चुके हैं तो हम वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे रखेंगे। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता ही है, कैसे पता है? अगर बात करूं NaOH की, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? सोडियम का वेट प्लस ऑक्सीजन का वेट प्लस हाइड्रोजन का वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह वो रखना है, वैलेंसी फैक्टर सीधा यहाँ से 1 रख देना है और इक्विवेलेंट वेट हमारे पास आ जाएगा। जैसे इक्विवेलेंट वेट आएगा आपको निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकलता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या वेट। गिवन मास जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब समझेंगे। जैसे आप इसको डिवाइड कर दोगे आपके पास एक नंबर आ जाएगा, क्योंकि वेट से वेट कैंसिल हो जाएगी यूनिट, तो एक नंबर आ जाएगा। उस नंबर का यूज हम करने वाले हैं अपनी नॉर्मेलिटी की टर्म के लिए। नॉर्मेलिटी कैसे आती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के जितने भी ग्राम इक्विवेलेंस आया उसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वो भी किसमें? लीटर में। अगर लीटर में नहीं है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ फॉर्मूला निकालने का तरीका बहुत लंबा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप आगे IIT का पेपर देने की सोच रहे हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। NCERT में भी जब आप बोर्ड्स के क्वेश्चन चेक करोगे तो ये टर्म्स हमारे पास आ जाती है नॉर्मेलिटी। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोलारिटी और मोलालिटी होती है, बट फिर भी आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है, कैसे इन फॉर्मूलाज को पुट किया जाता है, किस तरीके से आपको स्टेप वाइज चलना है। आज की वीडियो में बच्चों हम बस इतनी ही चीज समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, जिसमें कि आप देखोगे कि क्या क्या वेरिएशन किया जा सकता है एक ही न्यूमेरिकल में एक ही फॉर्मूले के साथ। सो आई होप आपको आज के लेक्चर समझ आया हो। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।